सर। हेलो। यस आकाश। सर मैं ये कह रहा था, आप सीडीएस ने आपने सीडीएस की वो करी थी, मतलब सीडीएस का फॉर्म भरे थे, पेपर दिए थे आपने कभी? बोलिए। सर आप निकल गया था फिर सीडीएस आपका? हाँ हाँ, बताइए, आगे बोलिए, क्या क्या जानना चाह रहे हो? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अगर एसएसबी का इंटरव्यू दिया हो तो उसके रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा था मैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आपका एसएसबी है? क्या सर? एसएसबी है आपका, कब है? नहीं, मेरा नहीं है सर, अभी तो मैं क्लियर ही कहाँ है वो। ओके। बीटेक की डिग्री चाहिए ना उसके लिए। नहीं, उसमें परस्यूइंग भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर 7 सेम तक क्लियर होना चाहिए वो। हाँ, उसके एक जी डेडलाइन सर, देते हैं, वो तब है। तक आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। जी एक्चुअली सर। एसएसबी इज नॉट अ जो है आपका क्वालिफिकेशन स्किल्स नहीं चेक करता है एसएसबी। एसएसबी इज अ फुल प्रूफ, जो है आपका पूरी योर पर्सनैलिटी 14 क्वालिटीज, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज जो होती हैं एक ऑफिसर में, 14 क्वालिटीज हैं एक ऑफिसर्स बनने के लिए। एंड दे they have made the SSB plans full proof so that you can't skip. अगर आपके पास 14 qualities हैं, even if you have uh, one or two qualities slightly lesser, but आपके अंदर exist हैं that can be improved, they will admit you. यस Okay. सर। सर And हाँ, वैसे तो 5 दिन का होता था पहले, 2021 तक 5 दिन का बता रहे हैं, 5 दिन का पाँच ही दिन का होता होता है, 5 दिन का ही होता है। होता है। फर्स्ट डे इज योर अब सर स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 है। हेलो, हाँ, 2022 में कह रहे हैं कि नई गाइडलाइन है कि 3 दिन का होगा। उसमें जो जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, वो हटा दिया है, ऐसा कुछ बता रहे हैं, वो कंफर्म एक्चुअली कर मैं रहा था मैं मैं, मैं ऐसा बता रहा हूँ, कुछ हमारे टाइम है। पे जब मैं अपीयर हुआ था एसएसबी के लिए, देन आई हैव फर्स्ट योर एसएसबी में जब जाते हैं, देन आपका जो है सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है होती है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट, होता है रिटन एग्जामिनेशन होता है एक। जी सर। उसके बाद होता है पीपीडीटी, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अ ब्लड पिक्चर जी विल बी सर। शोन टू यू एंड यू हैव रफली वो स्टोरी फाइव लिखनी है। फाइव टू एट मिनट्स देते हैं, देन यू हैव टू राइट अ स्टोरी। डिपेंड, आपको बताना है कि उसका मूड कैसा है, कितने पर्सन्स थे, व्हाट टाइप मूड ही हैज, लोकेशंस क्या थी। एक बॉक्स होता है उस पे, एक पेपर पे, वहां आपको वो ग्राफिकली शो करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन होल थिंग कि भाई इसमें क्या आपने स्टोरी बनाई। देन डिस्क्रिप्शन राउंड आता है आपका, जब जीडी होता है आपका, बच्चों को क्लब ग्रुप में बैठा दिया जाता है, वहां पे आपकी भिंडी मार्केट बनती है, कोई नहीं सुनता किसी की भी। सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑफिसर जो भी बैठा है, वो किस तरह से आपका जीडी लेता है। सो जीडी इज वेरी क्रूशियल वहां पे। होल थिंग यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड आपको डरना नहीं है। आपने अपनी बात जो है बिल्कुल डिसेंट वे में वहां एक्सप्रेस करनी है। और एक ओ आई आर होता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ओ आई आर टेस्ट। फॉर दैट बुक कम्स, उसके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं सेम टू सेम, वो आप करके जाओ। मैक्सिमम जो है आप जो है वो वाला स्कोर करो वहाँ पे। उसके बाद जब हो जाता है, देन यू विल गिवन न्यू चेस्ट नंबर्स, अलग से चेस्ट नंबर्स दिए जाते हैं एंड यू विल बी असाइंड अलॉटेड रूम्स फॉर दैट। और उसके बाद आपका जो है दूसरा एस आर टी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, एक होता है आपका डब्ल्यू आर टी वर्ड कुछ करके होता है। काफी टेस्ट होते हैं, फिर उसमें आपके दूसरा आ जाता है, एक ग्राउंड टेस्ट होते हैं उसमें। उसमें आपको हर्डल्स पार करने होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ आपको चेक करनी होती है, उसमें आपको बहुत सारे हैं, वो चलता रहता है। ठीक है, साथ भी साथ लास्ट में आपका जी सबसे सर। जी। लास्ट में होता है आपकी पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। पूरा बोर्ड बैठता है एंड दैट इज योर कॉन्फ्रेंस राउंड, यू कैन से। वहां पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं, देन यू विल बी रिकमेंडेड, वहां से रिकमेंडेशन फाइनल में लिस्ट में नाम आ जाता है, देन यू विल बी फिर रिकमेंडेड फॉर योर मेडिकल होता मेडिकल। है। मेडिकल विल बी वर्ल्ड क्लास मेडिकल। ऐसा मेडिकल आपके जी वर्ल्ड सर। में कहीं भी नहीं होगा जैसा वहां होगा। आपके जी पूरे सर। अंजर पंजर देख लेंगे, आपकी हड्डियां की बोन डेंसिटी कितनी है वहां तक देखेंगे वो आपको। ओके, द लेवल जो वो टेस्ट करते हैं मेडिकल्स का इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू कैन से। फिर अगर आप मेडिकल में आप थोड़े अनफिट होते हैं, देन दे विल गिव यू टी आर। टी आर तो नहीं, वो टाइम देते हैं 45 डेज का, नहीं कर पाते देन यू विल बी गिवन टी आर, टेम्परेरी रिजेक्शन। एंड इफ यू हैव यस सर। एबनॉर्मेलिटी जो कि डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं है, देन यू विल बी गिवन पी आर, यानी परमानेंट रिजेक्शन, यू कैंट अप्लाई फॉर फर्दर एग्जाम्स टू द डिफेंस फोर्सेस। फिर पी आर में आप अप्लाई नहीं कर सकते आगे किसी भी फोर्स के। ओके,
So this is the whole ओके सर, process. ओके। पहले आप क्वालिफाई कीजिए एग्जाम, then everything will be clear to you. कोई दिक्कत नहीं है, it's very easy exam. यस सर। हाँ, so you are opted for NDA, वो NDA कह रहा हूँ, ये क्या है आपका IMA EBS, और OTS, ऑफिसर्स ट्रेनिंग, IM सर, OTA के, IM है। IMA के लिए करा है ना, so you will have to जी, appear for math examination also. यस सर। हाँ, मैथ OTA के एंड लिए इंग्लिश। मैथमेटिक्स नहीं है ना, OTA के लिए मैथ्स नहीं है। हाँ सर। OTA चेन्नई एंड IMA देहरादून। देहरादून में। ओके, सो बच्चे 6 ही आए हैं, बाकी कहाँ हैं? यस, अदर स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? आज किसकी PPT थी? अंकित कुमार एंड आशीष। यस सर। बाकी बच्चे कहाँ? अंकित कहाँ है? सर सो आशीष, आर यू रेडी? यस सर। देखो अभी मैं कुछ जो है टॉपिक हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और प्रेजेंटेशन हम आपके लेंगे 10-15 मिनट पढ़ाने के बाद। ओके, तब तक अपने बच्चों ठीक को है सर। टेस्ट कीजिए। मेरे को पहले सर हमने PPT स्प्लिट करी है, फर्स्ट पार्ट मैं बताऊंगा और सेकंड पार्ट फिर कोई अंकित दिक्कत नहीं, बताएगा, ऐसे कोई करें। दिक्कत नहीं, नो डाउट। ओके, यू कैन डू दैट। ठीक है। हाँ जी। सो हमारा जो नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है, एक मिनट में देख लेता हूँ सिलेबस में क्या था। दैट इज योर so succession planning we have done, and we will proceed to your employee compensation, basic concepts and determinants. Okay, so compensation के बारे में ब्रीफ में मैंने आपको यूनिट 4 में बताया था, इफ यू कैन रिकॉल। तो मैंने एम्प्लॉय कंपेंसेशन के बारे में आपको बताया था, बहुत सारी चीजें मैंने एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट ऑफ 1961 आपको बताया था, in which if any employee get hurt or get paralyzed or lose his limb or hand or even death, the company will be liable for some certain benefits to the employee that is covered in employee compensation act. So that was just a brief glimpse कि किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट के थ्रू एम्प्लॉयज के लिए कंपेंसेशन कर रही है। बट नाउ कंपेंसेशन इज अ वेरी वाइडर टर्म। जो हमने पढ़ा था दैट वाज just concerning your employees compensation, but compensation is a very broad term and it contains many other factors. So when we discuss the compensation we will elaborate and cover all the areas जो कि इसके अंदर आते हैं। So compensation से सबसे पहले अगर हम मीनिंग वाइज जाएं तो what do you mean by the compensation? Yes, anyone? कंपेंसेशन क्या है? हिंदी में मुआवजा कहें तो क्या सही होगा इसको मुआवजा कहना? हर्जाना देना, कंपेंसेशन। यस सर, मुआवजा देना कह सकते हैं। कह सकते हैं। हफ्ता पानी। हफ्ता नहीं, हफ्ता इज अ डिफरेंट थिंग। यस, एनीवन एल्स? The compensation means that to provide safety, security for employee. कह सकते हैं। Like उसके in case कुछ mishappening होगी तो उसको compensation मिलेगा। तो बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ जरा इसका, देखो जरा क्या कहता है ये कंपेंसेशन टर्म का मीनिंग क्या इन्होंने बताया। द कंपेंसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर देयर सर्विसेज इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कमिंग अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से कंपेंसेशन क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑफर गुड वेजेस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंटेड एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को गुड वेजेस दे, उसके साथ कुछ बेनिफिट्स भी दे, ताकि वो एम्प्लॉय को, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड रहे, उसके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करे विद एफिशिएंसी। फॉर दैट ओनली वेजेस इज नॉट द सोल्यूशन। जो हम बार बार, मैंने इस चीज को कितनी बार कहा है कि देयर इज अ रिटेंशन अलाउंस।
ये तो मैंने बताया होगा आपको कि रिटेंशन अलाउंस कुछ बहुत सारे जो गुड एम्प्लॉयज हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स जो हैं, उनको एक रिटेंशन अलाउंस देते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी, बोनसेस, इंसेंटिव्स, a certain amount is given to them as a retention allowance so that they can not think of losing or moving to the next job in search of or increment, कि भाई मुझे यहाँ ये काम नहीं मिल रहा तो आई गो फॉर अनदर जॉब फॉर द इंक्रीमेंट। तो इस तरह से वो दूसरी जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना करें, हमारे साथ रहें, रिटेन रहें लॉन्ग समय तक, तो उसके लिए रिटेंशन अलाउंस दिया जाता है। If at any time the wage offered by a firm are not competitive as compared to other firms, the efficient worker may leave the firm. Therefore, worker must be remunerated adequately for their services. क्या कह रहा है कि ऐसा मूवमेंट आए कि भाई उसको ये लगे कि भाई मैं अपने जो सर्विस जो मैं दे रहा हूँ, जो सर्विस मैं रेंडर कर रहा हूँ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आर नॉट वेल पेड, उसके लिए मुझे पेमेंट जो मिल रही है, सैलरी जो मुझे मिल रही है वो सही नहीं है, तो ही विल स्विच टू अनदर जॉब। ठीक है, तो देयरफॉर वर्कर मस्ट बी रेम्यूनरेटेड एडिक्वेटली। तो अगर उसको हमें एफिशिएंट वर्कर को अपने पास रखना है तो उसको रेम्यूनरेट करना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको इंक्रीमेंट मिले, उसको पैसा टाइम पे मिले। ठीक है, सो कंपनसेशन टू वर्कर विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। तो कंपनसेशन कैसे कैसे वेरी करेगा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ जॉब, वो कैसा काम कर रहा है, स्किल क्या है उस काम के लिए, रिस्क कितना है उसमें, नेचर ऑफ वर्किंग कंडीशंस क्या है, पेविंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी भी है कि नहीं आप पे करने की। अगर आप उससे मांग लो 5 लाख रुपए दे दो भाई मुझे महीने का, उसका पूरा टर्नओवर नहीं है 5 लाख का पूरे महीने का, कैसे आपको 5 लाख की सैलरी दे देगा। सो दैट इज द पॉइंट। बार्गेनिंग पावर ऑफ द ट्रेड यूनियंस, कि जो ट्रेड यूनियंस, देखो ट्रेड यूनियंस के बारे में हमने पढ़ा था, तो बार्गेनिंग पावर क्या है ट्रेड यूनियंस में, ट्रेड यूनियंस क्या डिसाइड करती हैं कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कितनी मिनिमम सैलरीज देगा, depending upon the conditions, wages and benefit offered by the other units in the region or industry. This is the brief introduction of compensation. And if we go by the meaning of the compensation, the compensation refers to wide range of financial and non-financial rewards to the employee for their services rendered to the organization. So इन्होंने दो टर्म्स में पूरा सब चीज खत्म करके रख दिया, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, इसके अंदर सब चीज आ गई। Financial means that is related to the monetary, and non-financial that are not included in your monetary benefits. आपको अगर यूनिफॉर्म दे रहे हैं वो आपको अदर फैसिलिटीज, हाउस दे रहे हैं आपको गाड़ी दे रहे हैं आपको रूम के अंदर एयर कंडीशनिंग मिला है, आपको जो है चपरासी या पीएन दिया हुआ है, तो दीज आर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे, दैट कम्स अंडर योर नॉन फाइनेंशियल कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स एंड कंपेंसेशन, जो कि आप सर्विसेज के लिए आपको दिए जा रहे हैं। It is paid in form of wages, salaries, and employees benefit such as paid vacations, insurances, medical, ये आपका maternity leaves, free travel facility, retirement benefits, etc. So monetary benefits or payments are a direct form of compensation. The employee have a great impact on motivating employees. The system of compensation should be so designed that it achieve the following objective. पहला क्या है, capable employee are attracted towards the organization. दूसरा, एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तीसरा, एम्प्लॉय डू नॉट लीव द एम्प्लॉयर फ्रीक्वेंटली। सो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर गिविंग कंपेंसेशन रेगुलरली। ठीक है, ओके, सो नाउ आई थिंक द मीनिंग ऑफ कंपेंसेशन इज क्लियर टू यू। नहीं हो रही स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन ये मेरे पास इसकी पीपीटी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वो मैंने सेंड करना भूल गया, सिस्टम में आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। बस इसको आज इतना ही रखेंगे, देन वी विल डिस्कस जो पीपीटी आज किसकी टर्न है, अंकित एंड आशीष, दे विल कंटिन्यू। उसके बाद हम देखते हैं टाइम बचेगा तो वी विल प्रोसीड टू। ठीक है, यस, हु विल स्टार्ट, अंकित और आशीष? सर मैं आशीष। आशीष, okay, I'm making you host so that you can share your screen.
Yes, Ashish. Now you are host. Now, all yours. Yes, Ashish. Carry on. Yes, what is the problem? Am I audible? Yes, sir. ये क्या हो गया? आशीष कहाँ चला गया? सॉरी सर, वो माइक ऑन करना मैं भूल गया था। Okay, share your screen. सर विजिबल है? नहीं अभी नहीं हुई। एक बात मुझे पूछनी थी, आप कोई अच्छा लग रहा है ना पीपीटी देना? आर यू जी एंजॉयिंग सर, दिस बिल्कुल। एक्टिविटी? Yes, sir. Sir. It will boost your confidence, okay? So आप अलग ही रिफ्लेक्ट करोगे कुछ टाइम बाद that you are the students from EIT. You have, सर अब विजिबल है? हाँ, yes. Now I can see your screen. Hello everyone. Today my topic is job analysis and job description. Firstly, we will start with the definition of job analysis. Definition is job analysis Your is the PPT is process. not visible. Share your PPT. Show your PPT. सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है, लेकिन स्क्रीन पे पीपीटी भी तो आनी चाहिए। स्क्रीन पे मैंने पीपीटी ही अपनी खोली हुई है। आ क्यों नहीं रही फिर? एक मिनट में। Check it again. सर मैं होस्ट से हट गया। Okay. Now share. अब विजिबल है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है आपकी? पीपीटी खोली, हाँ अब दिख रही है। ओके। Good morning, good afternoon everyone. Today my topic is job analysis and job description. Firstly, we will start with the definition of job analysis. अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसको एडमिट कर लेना। जी सर। Now, definition is job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operations and responsibility of a specific job. क्या कहना चाह रहा है कि जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी स्पेसिफिक जॉब की ऑपरेशंस क्या काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बारे में पढ़ना, ये जॉब एनालिसिस होता है। जॉब के बारे में हम कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको रीड करते हैं अच्छी तरह कि क्या करने वाले हैं हम और उसमें क्या होना है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। फर्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की क्या नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को अचीव कर सके, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। यह है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड वन, रिक्रूटमेंट।
I think this word is this. I think from this word everyone is aware. Recruitment. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर या फिर सेलेक्ट किया जाता है. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, continue. Okay. Now third one is selection of personnel. Selection of personnel में बेसिकली क्या होता है, इसमें डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेंट किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कौन सा एप्लीकेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है. डिसाइड किया जाता है इसमें कि कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कौन सा एप्लीकेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट. नाउ फोर्थ वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही प्रोग्राम एक क्रिएट किया जाता है. प्रोग्राम और एजुकेशनल एक्टिविटीज क्रिएट की जाती हैं ताकि एम्प्लॉयज के नॉलेज और स्किल्स को एनहेंस किया जा सके. ये एक स्मार्ट क्लास की तरह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर. नेक्स्ट वन फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट. ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑडिटर होता है जो कि थॉरोली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और प्रोसीजर्स को, जिससे कि वो ढूंढ सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे किस तरह इम्प्रूव कर सकती है. उसकी पॉलिसीज में कोई चेंज होना है या फिर प्रोसीजर्स जो कि फॉलो करें एम्प्लॉयज वगैरह. नेक्स्ट वन सिक्स जॉब एवेल्युएशन. जॉब एवेल्युएशन क्या होता है कि ये एक तरीका है जिससे कि जॉब एक दूसरे के रिलेटिव में, जैसे कि कोई हायर जॉब है जैसे मैनेजर, जनरल मैनेजर, और जो लोअर जॉब्स हैं जिसमें वर्कर्स वगैरह आते हैं, इनको कंपेयर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि इनकी वैल्यू या फिर वर्थ पता लग सके, किसको कितनी वर्थ देनी है हमें, किसकी कितनी वैल्यू है, उसमें जॉब इवैल्यूएशन में हमें पता लगता है. सेवंथ वन इज जॉब डिजाइन. जॉब डिजाइन में बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल दिए जाते हैं जिसमें जो कि उन्हें फॉलो ही करने पड़ते हैं. जॉब डिजाइन करनी पड़ती है जिसमें कि हमें पता लगता है कि किसी भी एम्प्लॉय को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी और उसका क्या क्या रोल्स है ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि एम्प्लॉय को, अगर हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है तो हमें उसमें पता लगता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि क्या हमने उसे जो रखा है वो वर्थ है या नहीं है. ओके जी. नेक्स्ट नाइन्थ वन इज करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने करियर गोल्स या फिर पाथ को सेलेक्ट करते हैं कि हम किस चीज में जाना चाहते हैं, किस में हम अप्रोप्रिएट हैं. नेक्स्ट सेफ्टी एंड हेल्थ. सेफ्टी एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है कि उनके एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत ना आए, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उन्हें नुकसान हो सकता है, तो वो इस चीज का भी ध्यान देते हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ का. And also the environmental conditions in which the employee is working, they have to improve. Yes. Continuously उसको improve कर सकते हैं. Yes. And they can also provide them medical insurances, so in case they get injured or they get sick, they can have the insurance so that their savings are protected, है ना? Yes, continue. Now what are the steps? You can quote the examples. अगर आपको एग्जाम में भी इस तरह से आता है ना, आप भी वहाँ के examples लिख सकते हैं इस तरह की. It will leave a good impression on the जो आपका examiner है कि हाँ बच्चे को एक clear understanding है topics की, so he can quote the examples related to it. और मैंने आपको इस तरह से सब चीज पूरा structured way में पढ़ाया है कि I giving you the examples of each topic, each जो भी आपको मैंने topic पढ़ाया उसके examples दे के पढ़ाए हैं. तो आप डिस्क्राइब करके आप एग्जांपल लेके डिस्क्राइब करेंगे तो इट विल बी मच इजियर फॉर द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कह रहा हूँ,
for the examiner to check your papers, okay, especially in the university examination. Okay sir. Okay. Now what are the steps, procedure, process, stages in job analysis? First one is collection of background information. We can collect information about organization or company where we want to go. उनके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें पता लग सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है, उसमें क्या क्या सिस्टम वगैरह है, उससे हमें पता लग सकता है. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जॉब टू बी एनालाइज. रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन हमें करना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाने के लिए. थर्ड, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा. जॉब एनालिसिस डाटा हमें उसका कलेक्ट करना जरूरी है, जिससे कि हमें उसके क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगता है कि वहाँ जॉब्स किस तरह की हैं और हमें क्या वहाँ जाके क्या क्या करना है. नेक्स्ट, फोर्थ वन इज जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम एक अलग पेज बनाते हैं, जैसे कि इंडेक्स होता है कि जॉब में का टाइटल हमारा क्या है, जॉब में हमें करना क्या है, जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी एंड ऑल दैट. ये सब होती है जिसमें हमें पूरा डिस्क्राइब करना होता है एक पेपर पे खुद के लिए कि जॉब किससे रिलेटेड है और क्या क्या करना है हमें वहां जाके. फिफ्थ, डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशन. डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आता है कि इसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट जॉब से रिलेटेड. ओके. Next, these are the advantages and disadvantages of job analysis. जॉब एनालिसिस का एडवांटेजेस होते हैं कि ये फर्स्ट हैंड जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने खुद ही कलेक्ट करी, हमने किसी के थ्रू नहीं ली, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि हमने गलत ली है या फिर कोई बता रहा है. मुंह बोली बात पे हम भरोसा नहीं करते, तो ये हमने फर्स्ट हैंड ही जॉब इंफॉर्मेशन ली है. हेल्प इन क्रिएटिंग राइट जॉब एम्प्लॉय फिट. इसमें पता लग जाता है, इसमें पता लग सकता है हमें कि वो जिसको भी हमने जो भी हमारा एम्प्लॉय है वो अपनी जगह पर फिट है या नहीं है. नेक्स्ट, हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव हायरिंग स्ट्रेटजीज. हायरिंग स्ट्रेटजीज में ये हेल्प करता है जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम हायर कर रहे हैं तो उनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी, उसमें हेल्प करता है कि हम कैसे हायर करेंगे, क्या क्या. नेक्स्ट, हेल्प इन एनालाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स. अब इसमें हमें पता लगता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स क्या क्या होंगी हमारी, अगर हमारे एम्प्लॉयज किस तरह काम कर रहे हैं, उनको एनालाइज करके कि उन्हें उनकी क्या जरूरत है और हमें किस तरह की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की उन्हें प्रोग्राम्स किस तरह के हमें दिखाने ताकि वो मोटिवेटेड रहे हमें. नेक्स्ट, हेल्प इन डिसाइडिंग कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. इसमें हमें हेल्प होती है कि हमें किस तरह के कंपनसेशन देने हैं उन्हें और बेनिफिट्स देने हैं हमारे एम्प्लॉयज को. जॉब एनालिसिस में हमें पता लगता है. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे. डिसएडवांटेजेस है पहला कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है. हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में अगर हम पता कर रहे हैं तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा जब बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डेटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल. सोर्स जो है डेटा कलेक्ट करने का हमारा वो कोई पर्टिकुलर नहीं है, हमें कहीं से भी मिल सकता है और बहुत कम है. किसी भी कंपनी के बारे में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है तो कुछ ही लोग या तो बताएंगे या तो हमें खुद ही वो करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा. तो सोर्स जो है वो बहुत ही कम है. इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट. ह्यूमन एफर्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा. हमें सिर्फ उसी पे ध्यान दे के पूरा करना पड़ेगा कि हमें इस जॉब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट लगेगा. नेक्स्ट, जॉब एनालिस्ट में भी
not possessive appropriate skill. क्या पता जॉब हमने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली वो मेरे हिसाब की ना हो, कि मेरे को यहाँ ये फैसिलिटीज या फिर ये काम मेरे को नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, वो स्किल्स मेरे अंदर ना हो, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, मेंटल एबिलिटीज कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। इससे इसका डिसएडवांटेज ये है जॉब एनालिसिस का कि इससे मेंटल एबिलिटीज पता नहीं लगेंगी किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी एम्प्लॉय की, डायरेक्टली पता नहीं लग पाएंगे हमें। ओके जी। Now, there are two components of job analysis. First one is job description and job specification. Our topic is job analysis and description. So we can discuss about job description. From now onwards, I would like to invite my presentation partner Ankit Sharma. Asif, I am present. So I can start a topic on job description. It is also a job. Yeah, Asif, can you slide the? Thank you. Job description or JD is a written narrative that describes the general tasks or other related duties and responsibilities of a position. हम जॉब description में पता चलता है कि काम क्या करना है कंपनी में, क्या क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और किस पोजीशन पर काम करना है, जैसे मैनेजमेंट में काम करना है कि एचआर में काम करना है या फिर टेक्निकल जॉब हो सकती है, उससे पता चलता है। हालांकि ये जॉब इट इज आल्सो पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोसेस इन दिस। ये जॉब एनालिसिस का पार्ट होता है। इसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है जॉब एनालिसिस से, जो ये बताते हैं कि किस प्रकार का काम हमें देना है बंदे को, जिसके साथ पता लगता है कि किस बंदे को कौन सा काम करना है। It's just a clear idea of what the kind of job we have to do in the company. And so for a content of job description, Asif, can you slide the PPT? Asif, yeah, thanks. The details given in the job description. First of all, job title. We have to be known for a job title in which we learn that job title ये बताता है कि क्या काम कौन सा है, क्या हमें जैसे कि डिजाइन करना है, कौन सा काम है वो पता चलता है। ये जाहिर सी बात है, छोटा होना चाहिए, डिफिनाइट होना चाहिए और सजेस्टिव होना चाहिए, यानी कि एक बार में एक वन लाइन होना चाहिए, यानी कि समझ जाए कोई बंदा, और हर काम अलग काम से दूसरा होना चाहिए। फिर आती है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन ऑफ द जॉब। ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन ऑफ द जॉब मतलब कि कंपनी कहाँ पर है। अगर अब जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं पुणे में तो काम कर नहीं सकता, अगर कंफर्टेबल हो तो जा सकते हैं। सुपरविजन गिवन एंड रिसीव्ड। कुछ काम कंपनी में ऐसे होते हैं जैसे कि जहाँ पर सुपरविजन हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सीएनसी मशीन, बीएमसी मशीन, एचएमसी मशीन, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसमें हमें सुपरविजन देने की जरूरत होती है। मटेरियल, टूल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट worked with designation of the immediate superior and subordinate. Machine tools, जाहिर सी बात है, मशीन टूल्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, हर एक काम के लिए हर एक बंदे को कोई काम चाहिए होता है कि अब जैसे कि मुझे सीएनसी पे काम करना पसंद है तो मैं सीएनसी पे ही काम कर सकता हूँ, ऐसा होता है इसके अंदर। एंड द सैलरी लेवल्स, पे, डीए, अदर अलाउंसेस, बोनस, इंसेंटिव, वेज, मेथड ऑफ पेमेंट, हावर्स ऑफ वर्क, शिफ्ट, ब्रेक एक्सेट्रा। सैलरी लेवल जाहिर सी बात है, जब कंपनी में एंट्री करते तो पेपर वर्क होता है जिसमें पता चलता है कि कौन क्या पे है हमारा, क्या डीएनएस अलाउंस है एंड अदर अलाउंस है, और कितना बोनस मिलेगा। गुड। और मेथड ऑफ पेमेंट भी होता है कि हमें किस हिसाब से काम करना है और किस हिसाब से पैसा मिलेगा। जाहिर सी बात है, काम कर रहे बंदा ब्रेक भी लेगा, तो हर एक का शिफ्ट होता है और कुछ ब्रेक भी दिया जाता है, जैसे कि टॉयलेट ब्रेक and lunch break, etc. And another topic is duties and responsibilities. Duties to be performed separated according to daily, weekly, monthly and casual estimated time to be spent on each duty. कंपनी में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बहुत ही मेन पार्ट होता है किसी जॉब का, क्या कि हमें काम कौन सा करना है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन का सबसे मेन पार्ट होता है कि हमें कौन सा काम करना है, हमारी क्या ड्यूटीज है,
हमारे क्या कुछ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसमें पता चलता है। डेफिनेशन ऑफ अनयूजुअल टर्म्स, कंडीशन ऑफ वर्क, डेफिनेशन ऑफ अनयूजुअल टर्म्स, हाँ कि कंडीशन ऑफ वर्क की जाहिर सी बात है कि कोई कि काम करने कंडीशन कैसा है, जैसे कि हीट, लाइट, नॉइस लेवल्स, डस्ट फ्यूम एक्सेट्रा होता है एक इंडस्ट्रियल प्लेस पे। ठीक। अगर उसमें कोई बंदा काम कर सकता है तो कर सकता है, नहीं तो वो कोई HR में भी अप्लाई कर सकता है। ट्रेनिंग, लोकेशन, टाइम, स्पीड ऑफ वर्क, एक्यूरेसी, हेल्थ हैजर्ड्स, एक्सीडेंट हैजर्ड्स। लोकेशन जाहिर सी बात है कि लोकेशन कंपनी में दे रखी होती है, अगर पास है कि कंपनी कहाँ पे प्लेस्ड है, कितना टाइम हमें काम करना है, यानी कि स्पीड ऑफ वर्क, कितनी तेजी से काम करना है हमें। कुछ जैसे कि हाई स्पीड वर्क होते हैं और कुछ लो स्पीड वर्क होते हैं। एक्यूरेसी, हमें कितनी एक्यूरेसी देनी है। और हेल्थ हैजर्ड की अगर सेहत पे नुकसान नहीं पर सेहत पे नुकसान का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और एक्सीडेंट हैजर्ड पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो किसी कंपनी में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज की समय समय पर जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी नहीं आती रहती है, तो हमें तो उसी के हिसाब से कंपनी में बंदों को तैयार करना पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमें कि टेक्नोलॉजी आ रही CNC की, हम लेस पे काम कर सकते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। प्रमोशनल चांसेस, जाहिर सी बात है बंदा किसी कंपनी में काम करे तो ये चाहत होगी कि उसकी जो प्रमोशन लेवल है वो सैलरी भरे, उसका प्रमोशन भी भरे। वो एक टाइम पे एक काम तो कर नहीं सकता, काफी लंबे टाइम तक काम कर नहीं सकता, तो उससे प्रमोशनल चांसेस दिए जाना चाहिए। आशीष और PPT है क्या? बस भाई, ओके, डन। थैंक्स सर। Okay, so overall very good PPT, and यस सर। the style of explanation is very good, the accent is very good, speaking skills are good. So overall this is the best PPT I can say जितनी हमने ली हैं उसमें। These Thank very you so good, much. the knowledge level is very good, content is very good, so you can make it as a role model कि अब इसको आप एज अ स्टैंडर्ड मान सकते हो कि जिस तरह की PPT आकाश, ये आशीष एंड अंकित ने दी है is very good. Okay, and their accent and representing styles are very very good, so I am giving him A++ for this. Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू सर। and please attend to your roll call. यस सर। Abhishek, Abhishek, Akash, प्रेजेंट सर। Ankit, प्रेजेंट सर। Ashish, Present, sir. Chandan, Yes, sir. Gaurav Kumar, Himanshu. Yes, sir. 17. Yes, 18. Roll number 18, Himanshu. Roll number 18, Himanshu Pundir. Hirdesh. Hirdesh. Jainish Kumar. Jainish. प्रेजेंट सर। Jitendra Rana. Jitendra Rana. Karthik. Sir, roll number 18 present हूँ मैं। Karthik, roll number 24. Hello? Okay, Sir, okay. roll number 18 present. Okay, I will mark. Roll number 24. Hello? Kaushal Sir, आवाज Kumar. नहीं आ रही आपकी। Kaushal Kumar. Hello? Kaushal Kumar. Nandini. Present, sir. Pawan Singh. Pawan Singh. Prince Sohra. Prince Sohra. सर एक्सक्यूज मी सर, पवन तो आता ही नहीं क्लास में, फिर मैं कैसे अकेले दूं मतलब ये जो PPT बना के मैं जो बोलना है। हाँ, आप अकेले दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट टू। है ना सर, किसी और को भी तो मतलब कोई कपल होना चाहिए ना साथ में। दिखानी है। नहीं, अगर बाकी बच्चों ने भी तो दिए, ये क्या नाम है आपका, कार्तिक ने और ये जैनिश ने, इन्होंने जो बाद में आपके पहले इंडिविजुअल दी थी। चलो ठीक है फिर, ओके। राहुल 32, राहुल 32, राहुल सिंह 34, राहुल सिंह, राखी, रामदत्त, रामदत्त, प्रेजेंट सर, सर प्रेजेंट। रौनक,
रौनक, चूतर सॉर्ट करेंगे, इनकी दिक्कत ना आए। शेखर कुमार, सर शेखर,